Hello students, welcome to class 11th and today we are continuing our chapter number 7. The name of the chapter is बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं. तो चलिए बच्चों हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोरेंस शहर. ये हमारा जो है आज का विषय है. तो देखिए जो फ्लोरेंस शहर था ये किस वजह से प्रसिद्ध था ये हम चर्चा करेंगे इस पर. तो देखिए इसकी प्रसिद्धि में जो इसकी फेमस था, इसकी प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था. वो दो लोग कौन थे? एक तो था दांते अलिघिएरी, जिसका जो समय काल था ये कब से कब तक था? ये 1265 से लेकर के 1321 तक. और ये ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने धार्मिक विषयों पर लिखना जो है आरंभ कर रखा था. यानी कि उस समय ये मतलब इस विषय पर लिखते थे. तो देखिए कोई धर्म गुरु नहीं थे, ना धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन जो इनका ज्ञान इतना ज़्यादा विस्तृत था कि इन्होंने जो है ये विषय चुना और इस विषय पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातें लिखते थे और जिसके कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए. इसके बाद देखिए जो दूसरे थे वो थे जोटो. ये कौन थे? ये कलाकार थे. ये एक महान चित्रकार भी थे और देखिए 1267 से लेके 1337 तक इनका जो है वो समय काल माना जाता है. और देखिए ये जो है इन्हें इटली के शहर में जाने लगा. देखिए ये इतने प्रसिद्ध थे, ये इतने महान मतलब चित्रकार थे, इनकी चित्रकारी की वजह से पूरा शहर इन्हें जो है बहुत अच्छी तरह से जानता था. अब देखिए जो हमारे सामने जो एक शब्द है रेनेसा. रेनेसा जो है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है. रेनेसा एक शब्द, आप शब्द ले लीजिए. जिस तरह से हम बोल देते हैं कि जैसे कोई टैलेंटेड व्यक्ति है या एक्सपर्ट है, या ये जो रेनेसा शब्द है ये ऐसे व्यक्तित्व के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो काफ़ी टैलेंटेड होते थे. यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न, बहुत सारी जो है उनके अंदर जो है टैलेंट होते थे, रुचियां होती थी या हुनर होते थे, उन लोगों के लिए जो है ये रेनेसा शब्द इस्तेमाल करते थे. देखिए रेनेसा शब्द मैंने बताया हुआ अभी आपको, जिनकी अनेक रुचियां होती थी. देखिए रुचियां तो जैसे हर एक व्यक्ति की बहुत सारी होती हैं. अब जैसे मेरी भी कई होंगी रुचियां, या औरों की अगर आपकी ले तो किसी को फिल्म देखना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है. तो रुचियां यानी पढ़ना लिखना संगीत आदि ये सब चीज़ें पसंद हैं किसी को, ये उसकी रुचियां होती है. और एक होता है हुनर. दोनों में अंतर देख लीजिए, रुचियों में और हुनर में अंतर क्या है. तो देखिए अंतर हुनर क्या होगा. मान लीजिए मतलब मुझे कोई जैसे मान लीजिए किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, या कोई लिख भी सकता हो, अच्छा मतलब राइटर हो, ठीक है, अच्छा जो है जैसे मान लो वक्ता हो, बोलने वाला हो. तो इस ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जो काफ़ी हुनर होता था उन व्यक्तित्वों को रेनेसा व्यक्ति कहा जाता था, यानी कि टैलेंटेड व्यक्ति इसका मतलब है. तो देखिए इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मानवतावादी विचारधारा के लोग थे उनका क्या मानना था. उनका मानना ये था कि एक लंबे अंधकार के बाद, यानी कि एक लंबी अवधि के बाद या कई शताब्दियों के बाद जो है अब जाकर के सभ्यता के सही रूप को स्थापित किया गया है. रोम साम्राज्य के पतन के बाद को जो है अंधकार युग माना गया है, और रोम साम्राज्य के पतन के बाद जो है 1000 वर्ष की समयावधि के लिए मध्यकाल जैसी संज्ञा का प्रयोग किया गया था. तो देखिए रोम साम्राज्य के बाद का जो समय था वो अंधकार युग मतलब अंधकार युग की शुरुआत मानी गई है. और ये जो है इसको हम मध्य युग की संज्ञा भी देते हैं. तो ऐसा माना जाता था कि मध्य युग जो समय था उस समय क्या था कि चर्च ने जो है लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था कि यूनान और रोम के जो लोग हैं सारा ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था. यानी कि उनकी बातों का, उनकी जो जिस तरह की उनकी विचारधारा थी, मतलब उन्होंने समाज के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव जमा रखा था कि
कि जो लोग हैं उनकी बातों पर अंधा विश्वास करते थे। और उनके इस तरह के जो प्रचार प्रसार से क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोगों का सारा ज्ञान जो था वो बिल्कुल ख़त्म मतलब माना जाता था, ख़त्म सा हो चुका था। इसके बाद देखिए मानवतावादियों ने आधुनिक काल का जो प्रयोग है, अब देखिए ये मध्यकाल का समय था। इसके बाद जो 15वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई है, इसको मानवतावादियों ने आधुनिक युग का जो समय माना है। तो देखिए 15वीं शताब्दी के बाद का जो अगले जो साल हैं उन सभी उनको मतलब आधुनिक युग का समय बताया गया है। ये देखिए मैं इसके माध्यम से बताती हूँ आपको, चार्ट के माध्यम से। 5 से जो 14वीं शताब्दी है इसको मध्यकाल माना गया है। और 5 से 9वीं जो शताब्दी थी ये जो था अंधकार युग माना गया है। 9वीं से जो 11वीं शताब्दी थी ये आरंभिक मध्य युग माना गया था। और जो 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जो है उत्तर मध्य युग माना गया था। 15वीं शताब्दी और 14वीं के बाद जो 15वीं शताब्दी है इसके बाद तो जो आधुनिक यानी आज का जो समय है वो जो चल ही रहा है उसे आधुनिक युग कहा ही गया है। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विज्ञान दर्शन और अरब जो देश थे, अरब लोगों का जो क्या योगदान है समाज को, इसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मध्य काल में जो गिरजाघर थे और जो मठ थे उनमें जो विद्वान लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो यूनानी और रोम विद्वानों की कृतियों से जो है पहले ही भली भांति परिचित थे। क्योंकि जो मठों में रहने वाले लोग हैं और जो गिरजाघरों में रहने वाले लोग थे वो पहले से ही काफ़ी विद्वान थे। ये मैं बात कर रही हूँ जो है आधुनिक युग की। तो उस समय क्या था, जो थे ये यूनानी और जो रोमन विद्वान थे उनकी कृतियों का अध्ययन कर रखा था इन्होंने पहले से ही, वे पहले से ही भली भांति इससे परिचित थे। तो 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने, देखिए बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का प्लेटो और जो अरस्तु ये कौन थे, ये यूनानी विद्वान थे। आप जैसे कि जानते ही हैं, आपने पढ़ भी रखा होगा। और जो है इनका जो यूनान में ये बहुत बड़े विद्वान थे। यूनान में बहुत मतलब इन लोगों का सम्मान किया जाता है। तो ये देखिए, तो ये जो इन लोगों के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनका अनुवाद पढ़ते थे बहुत सारे विद्वान जो है 14वीं शताब्दी में। इसके लिए वे अरबी विद्वानों के ऋणी थे। अब देखिए जो इन्होंने जो ग्रंथ तो इन्होंने पढ़ा यूनानी, ये अरबियों के क्यों ऋणी थे, ये सवाल आपके मन में उठता होगा। तो ये देखिए इन्होंने अरबी विद्वानों ने क्या किया था कि यूनानी भाषा में लिखे हुए जो प्लूटो और जो अरस्तु है, ये जैसे महान जो विचारक थे या महान लोग थे, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका इन्होंने जो है अनुवाद करने का काम किया। अरबी भाषा में जो है इनका अनुवाद किया अरबी विद्वानों ने। इन्होंने जो है इनका अनुवाद किया। इस वजह से जो है यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के जो विद्वान लोग थे ये ऋणी थे, ताकि क्योंकि वो आसानी से इसे पढ़ सके। ठीक है ना। तो ये देखिए क्योंकि उन्होंने अतीत की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा, ये भी सबसे बड़ा कारण था क्यों इनके ऋणी थे। क्योंकि देखिए इन्होंने पांडुलिपियाँ जो बड़ी मतलब इनको बड़ा ही अच्छी तरह से संरक्षित भी किया, साथ में जो है इसका अनुवाद भी बड़े ही ध्यान से किया, बहुत ही सावधानी पूर्वक किया, ताकि जो है सही ज्ञान जो है लोगों तक पहुंच सके। तो देखिए ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इससे जो आगे का जो हम चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।